जैसे कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी थी, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, और वो ये मेजर करता था कि करंट अगर फ्लो होती है तो चार्ज फ्लो या फिर करंट फ्लो के पाथ में कितना वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट का फ्लो डिफिकल्ट होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जैसे हम एक प्रॉपर्टी मेजर करते थे कि फ्लो ऑफ चार्ज के टुवर्ड्स रिएक्शन क्या है और वो रेजिस्टेंस होता था, सिमिलर टाइप का बिहेवियर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो है कैपेसिटेंस या जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस क्या हो गई, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी हो गई, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी। और कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर एक डिवाइस हुआ जो कि एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी कैसे स्टोर सर। करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो ये डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोरेज के लिए रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, जरूरत क्यों है कैपेसिटर्स की? तो कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है कि मान लो कि जैसे कोई सर्किट है, ऐसा समझ लो कि सपोज करो कि कोई वाटर सप्लाई है कहीं से, और वो वाटर सप्लाई बाहर से मान लो बीएमसी से आ रही है, तो उसका जो है वाटर सप्लाई तुम्हें कुछ वाटर मिल रहा है, जो भी टाइमिंग है, सुबह मान लो 10 बजे से 2 बजे तक का है, और उसके बाद फिर तो तुम अगर उसको यूज करते जा रहे हो और अपने पर्पस के लिए अगर उसको हम स्टोर नहीं करेंगे तो हमें एक कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं मिल पाएगी। 10 से 10 तक मान लो हमें चाहिए, तो वाटर सप्लाई जो वहां से आ रही है वो 10 बजे से 2 बजे तक ही है। तो अगर हमें कंटिन्यूअस अपनी सप्लाई को मेंटेन रखना है तो हमें क्या करना होगा, उस वाटर को स्टोर करना होगा। तो सिमिलर टाइप का बिहेवियर कैपेसिटर का भी होता है एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन है उससे हमारा डिवाइस डैमेज ना हो, या सडन फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए, या मान लो हमने फैन को स्विच ऑफ किया या किसी भी डिवाइस को स्विच ऑफ किया, तो सडन पावर कट होने से कई सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। कि सडनली मान लो कोई भी प्रॉपरली अगर क्लोज नहीं होता है तो सडन पावर कट की वजह से कई सारे इश्यूज होते हैं। तो ये सारे जो फ्लक्चुएशंस है, जैसे यहाँ पे वाटर का फ्लक्चुएशन था, 2 बजे के बाद पानी नहीं मिलेगा, इस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक स्टोरेज टैंक बना लिया और स्टोरेज टैंक में वाटर को स्टोर कर दिया, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम वहां से यूज कर सके। सेम टाइप का बिहेवियर जो है वो कैपेसिटर का भी होता है। अब कैपेसिटर का ऐसा दिया होता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी है। ऐसा जो है हमेशा ट्रू नहीं है। क्या हमेशा ट्रू है, कि वो हमेशा एनर्जी स्टोर करता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये जो है कैपेसिटेंस हो गई किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अब मान लिया कि ये कंडक्टर है, कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने कुछ चार्ज दिया, और कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर हम कुछ चार्ज देंगे तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो राइज होगा, उसका पोटेंशियल राइज होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर है उसको हमने कुछ चार्ज क्यू दिया, तो जो भी पोटेंशियल राइज होगा वो इसी चार्ज के प्रोपोर्शन में होगा। तो क्यू और वी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, कि अगर चार्ज इंक्रीज कर देंगे तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होगा, तो जो सी इज इक्वल टू वो हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो अगर इस इक्वेशन से हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। ये जो है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लो हम प्लास्टिक प्लास्टिक लेते हैं, कोई प्लास्टिक का कोई कैपेसिटेंस नहीं होता है। तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, पहली चीज। इट इज द प्रॉपर्टी विच मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो Q इज इक्वल सी इज इक्वल टू क्यू बाई डी, क्यू बाई वी। तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल राइज ऑफ द कंडक्टर। और ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज टू राइज द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर बाई 1 यूनिट। इस वोल्टेज को अगर 1 कर देंगे तो C क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज
टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाई 1 यूनिट। तो ये हो गया। अब यहाँ से चार्ज जो इसकी यूनिट है वो यूनिट क्या है, वो यूनिट जो है वो वोल्ट, जो एसआई यूनिट हो जाएगी। एसआई यूनिट ये हो जाएगा कूलम कूलम वोल्ट, पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट। तो ये कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, या इसी को हम बोलते हैं फैरेड, 1 फैरेड। फैरेड डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। यस सर। तो एसआई यूनिट जो है फैरेड है। जनरली हम यूज करते हैं माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड। तो माइक्रो फैरेड जो है 10 टू द पावर -6, नैनो फैरेड 10 टू पावर -9 और पिको फैरेड 10 टू द पावर -12। 10⁻12। तो ये सारे यूनिट्स हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है, दैट कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। क्या है भाई, कौन है, क्या दुर्गा कुछ पूछ रहा हो? दुर्गा। ठीक है। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज और पोटेंशियल। ये जो है रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जितना चार्ज देंगे, ऐसा दिया हुआ होगा कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। तो ये चीज समझना है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, वो रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। सर वो मेटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। एक ये जो है मेटल की प्रॉपर्टी है, तो वो मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, बट इट इज इंडिपेंडेंट सर ऑफ। हाँ बताओ। सर वो जो एनर्जी को हम लोग एज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर किए, हाँ, सर फील्ड तो बेसिकली फोर्स ही है सर, तो फोर्स और एनर्जी का क्या रिलेशन है? फील्ड जो है वो फोर्स नहीं है, फील्ड के वजह से फोर्स एक्ट करेगा। फील्ड यस जो सर। फील्ड जो है वो फोर्स नहीं है। फील्ड तो कोई भी चार्ज है तो उसके सराउंडिंग रीजन में तो फील्ड होगा ही होगा। हाँ सर 3D। हाँ सर। हाँ, बट सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज टाइप की है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हम फील्ड का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज टाइप का है। तो फोर्स क्या है, वो एक इफेक्ट है, एक तरीके से फील्ड का इफेक्ट है फोर्स। तो जहां पे भी फील्ड है वहां पे एनर्जी है। जैसे हाँ सर। कैपेसिटर के बीच में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमने चार्ज दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है। कैसी एनर्जी? क्योंकि ये चार्ज को बिल्ड करने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी। जैसे मान लो हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, तो किसी न किसी बैटरी से उसको कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट यस करेंगे तो सर। कुछ तो एनर्जी वहां से कन्वर्ट हो रही है, वो ही जाके वहां पे स्टोर हो रही है, या कुछ लॉस हो रहा है। तो वो एनर्जी हम यस बोलेंगे सर। किस फॉर्म में स्टोर है। अब वो हमारा जो अभी तक हम देखते थे वो मैकेनिकल एनर्जी होती थी, कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, किसी हाइट पे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिकल के केस में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किधर होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में होती है। अब जैसे मान लो कोई चार्ज कंडक्टर है, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे मान लो कहीं पे चार्ज है, तुमने टच कर दिया तो तुम्हें कुछ फील होगा ना, तो वो फीलिंग क्या है? वो एनर्जी की वजह से है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज फ्लो कर गया, फ्लो किया तो जो भी हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो जो इलेक्ट्रिकल यस सर। एनर्जी स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर्ड है। बोलेगा कि कहाँ स्टोर है, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है। यस सर। हाँ तो सर। कैपेसिटेंस एक क्लास है, क्लास के बाद। सर हाँ सर अब जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, हाँ तो अगर फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है उसमें तो एनर्जी स्टोर होता होगा। हाँ, उसमें भी स्टोर तो होता है। करंट जाने के बाद तो वो फिर सप्लाई नहीं होता होगा उसमें। तो करंट जाने सर का, बहुत नहीं नहीं कम। नहीं, सुनो सुनो सुनो, कहाँ बहुत वो स्टोरेज, अरे ऐसा है कि यहाँ से वो स्टोर एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी स्टोर होगी, बट ये तो चली जाएगी ना इमीडिएटली थोड़ी। मतलब जैसे मान लो कि अगर वो नहीं होता, कट होता,
तो अगर वो फैन 10 सेकंड में स्टॉप हो रहा है तो कैपेसिटर के वजह से जो है वो 14 सेकंड में स्टॉप हो रहा है। ये जो है परमानेंट स्टोरेज नहीं है। जैसे बैटरी है, बैटरी हमारा परमानेंट एक एनर्जी का सोर्स है, बट कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसे दो पैरेलल लाइंस। तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक टेम्पररी स्टोरेज का सोर्स है। जैसे कनेक्ट करेंगे वो डिस्चार्ज होकर एनर्जी खत्म। ठीक है। तो वो अप डाउन होते रहते उसी को बैलेंस करने के लिए हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए कि जो मोटर है वो मोटर में अचानक से पावर कट ना हो या जो फ्लक्चुएशन, इसीलिए अक्सर जो कंडेंसर बर्न हो जाता है। कंडेंसर बर्न क्यों होता है? क्योंकि सडनली जो है अगर पावर सप्लाई बढ़ गया तो वो डिवाइस डैमेज होने से बेटर है कि वो छोटा सा कंडेंसर डैमेज हो जाएगा और बाकी सब डिवाइस सेफ हो जाएगी। यस हाँ, तो ये पावर सडन कट होने से मोटर में क्या प्रॉब्लम होता है? टाइम टेबल हाँ चेक कर लिया। नहीं हाँ हाँ बोलो। स्टोर एनर्जी का अमाउंट सर बहुत कम होता है। हाँ, पावर सर सडन कट होने से मोटर में क्या प्रॉब्लम होता है सर? मोटर में कि यार वो भी तो प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। नहीं, बंद हो जाएगा, लेकिन वो सडन स्टॉप होने से जो है उसका मैकेनिकल पार्ट जो कि जैसे मान लो वो इनर्शिया की वजह से वो मूव करते रहते हैं ना, तो अगर मान लो बंद होता है सडनली तो क्या होगा, एक पार्ट मूव कर रहा है दूसरा जो है रुक गया, तो उसके वजह से एक जर्क टाइप का होता है। स्मूथ क्लोजिंग होती है, एक जो है सडन क्लोजिंग हुई। तुम ही दौड़ रहे हो, धीरे धीरे रुकोगे और अचानक से रुक जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? गिर जाओगे ना। सर अचानक से रुकने से पैर पे ज्यादा प्रेशर पड़ता हाँ, जो जो मैकेनिकल पार्ट है उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, वो धीरे धीरे जो है डैमेज हो जाएंगे। तो जो पार्ट 10 साल चलता है वो 5 साल में खराब हो जाएगा। ठीक है। जी सर। तो देखो, तो ये हमने केवल डिफाइन किया। अब डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट है कि डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे बेसिक डेफिनेशन की। कहीं पे भी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम उसको कुछ चार्ज देंगे और उसका पोटेंशियल मेजर कर लेंगे तो हमारा उस सिस्टम का कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन है किसी भी टाइप के सिस्टम के लिए। बहुत सारे टाइप के हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। कौन कौन सा टाइप के कैपेसिटर पढ़ने हैं? हमको जो है स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना है, हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, हमको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ना है। तो हर केस में हमारा जो फंडामेंटल जो बेसिक रीजन होगा वो क्या होगा कि हम उस कैपेसिटर को एक चार्ज देंगे, उसका पोटेंशियल मेजर करेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगा कैपेसिटेंस। जैसे हम उसको अप्लाई करते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के स्फेरिकल कंडक्टर, इसको क्वेश्चन की तरह से ले लेते हैं कि कोई एक कंडक्टिंग थिन शेल है ऑफ रेडियस r, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस थिन शेल, सिलिंड्रिकल स्फीयर का व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको क्यू चार्ज दिया। क्यू चार्ज देने की वजह से इस पे कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल राइज होगा। तो हम जानते हैं कि जो शेल का पोटेंशियल लिखना है वो हम लिख लेंगे पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। क्यों बाय आर? तो यहाँ से जो हमें क्या फाइंड करना है, हमारा टारगेट है क्यू बाई वी फाइंड करना। तो क्यू बाई वी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई, तो क्यू डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस सी, और ये वन बाई ये के इज व्हाट, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? क्या वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये जो है वोल्टेज से भी ये डिपेंड कर रहा है ज्योमेट्री पे, रेडियस पे। बड़ा स्फीयर होगा तो वो ज्यादा चार्ज एक्वायर करेगा, छोटा स्फीयर होगा कम चार्ज एक्वायर करेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, ज्योमेट्री पे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये मीडियम वाला फैक्टर है। तो किस मीडियम में हम प्लेस कर रहे हैं वो भी कैपेसिटेंस को अफेक्ट करेगा। कि यही कंडक्टर जो है अगर हम इसको कहीं और पे इंसर्ट कर देते हैं, किसी ऑयल में, किसी लिक्विड में अगर डिप कर देंगे तो ये मीडियम चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज होकर क्या होगा, उस जनरल किसी मीडियम में कैपेसिटेंस क्या लिख पाएंगे? डाइलेक्ट्रिक 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। और ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू, तो कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, जो भी करते हैं वो सब आगे डाइलेक्ट्रिक का पढ़ेंगे। हाँ तो ये हो गया स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर। ये कोई भी कंडक्टर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर और कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो इसका जो है डेरिवेशन आना चाहिए, एग्जाम में भी आता है। तो जैसे मान लिया कि ये हमारा कंडक्टर है, जनरल हम कंडक्टर ले रहे हैं, मतलब किसी भी टाइप के कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर को फाइनल चार्ज Q दिया है और पोटेंशियल उसका राइज हुआ है V, तो इसका कैपेसिटेंस Q/V के रेशियो से आता है। अब ये जो चार्ज दे रहे हैं उसको हम एज्यूम करते हैं कि हम इसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब चार्जिंग के प्रोसेस के थ्रू। ये चार्ज अक्वायर करने में इस कंडक्टर को कुछ टाइम लग रहा है। कितना टाइम? जो भी टाइम होगा, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बहुत ही कम होगा, बट हम मान लेते हैं कि कुछ 0 से T टाइम में वो पूरा चार्ज हुआ। अब चार्ज हुआ तो हम देखेंगे कि इनिशियली जो है t=0 पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। फिर किसी टाइम t पे हमने इसको कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया Q। अब इसमें फर्दर हमें एक्स्ट्रा चार्ज लेके आना है, तो हमने उस चार्ज को बढ़ा दिया dq से। तो ये जो dq चार्ज आ रहा होगा, जो स्मॉल चार्ज आ रहा होगा, वो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग चार्जेस होंगे उनका अपोजिशन फेस कर रहा होगा। मतलब ये सारे क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपेल कर रहे होंगे, तो इस रिपल्शन के वजह से एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे स्टोर करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो dW एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, amount of charge transferred into potential difference. Final potential difference is equal to V minus initial potential difference. Initial मतलब हम कहाँ से लेके आ रहे हैं इसको, तो हम इसको ये मानते हैं कि हम इनफाइनाइट, बिल्कुल जीरो इंटरेक्शन से धीरे 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 इसको यहाँ पे लाके हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये हो गया। तो जो du हो जाएगा, du इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू C/V या Q इज इक्वल टू CV, ऐसा लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/C, उसको पुट कर देंगे V, तो du इज इक्वल टू dq इंटू Q/C। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि टोटल चार्जिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, 0 to U, और ये हो जाएगा 0 to कैपिटल Q। तो दिस U इज इक्वल टू Q dq, और 1/C है, ये 1/C Q²/2, तो ये हो जाएगा Q²/2 इंटू C, और Q को CV से अगर पुट करेंगे तो C²V² आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ CV²। तो जहां पे जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। एक हो जाएगा Q²/2C, दूसरा हो जाएगा हाफ CV²। जो भी गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है? ये किसी भी कंडक्टर के लिए हमने डेराइव किया है। तो तुम्हें अगर एग्जाम में आता है कि डेराइव द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो तुम बस फोटो चेंज कर दोगे, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर दोगे, और उसमें सेम ऐसे इक्वेशन लिख दोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से? इस सरफेस से यहाँ तक का। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q²/2C और हाफ CV²। यस तो इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये कंडक्टर के लिए जनरल देखा, ठीक है। अब कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, और वो हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो नेक्स्ट जो हमारा कैपेसिटर है वो पहला एक मेजर यही पढ़ना है हमें, बट हम सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल भी देखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जनरली जो कैपेसिटर हम फॉर्म करते हैं उस कैपेसिटर में जनरली 2 कंडक्टर यूज करते हैं। क्या एक कंडक्टर से भी कैपेसिटर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। तो फिर 2 क्यों लेने की जरूरत है? वो 2 हम इसलिए लेते हैं कि वो जब ट्राइड एंड टेस्टेड है कि 2 कंडक्टर रहने से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो पाती है। यहाँ पे समझेंगे उस चीज को।
कि जनरली जो कैपेसिटर डिवाइस फॉर्म होता है, जनरली हमारे दो टर्मिनल्स भी होते हैं, तो इसीलिए दो कंडक्टर ले लेते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, चार्जिंग के लिए, स्टोरेज के लिए अच्छा रहता है। तो जनरली जो कैपेसिटर डिवाइस फॉर्म होता है उसमें कोई भी हम दो कंडक्टर ले लेते हैं, किसी भी शेप का हो सकता है, और इसको हम चार्ज देते हैं। एक को जो है पॉजिटिव चार्ज देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दूसरे को जो है नेगेटिव चार्ज देते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेटअप होती है इस रीजन में। तो यहाँ पे ये जो है कैपेसिटर का फॉर्मेशन है, इसको हम देते हैं जनरली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं। इसको जो है प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसको माइनस क्यू चार्ज दिया। क्या अनइक्वल चार्ज दे सकते हैं? हाँ, अनइक्वल चार्ज भी दे सकते हैं। इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चार्ज से तो कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है, अगर अनइक्वल चार्ज देंगे तो कुछ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बट रेशियो रहेगा सेम। तो ये जो है प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दिया। इस प्लस क्यू की वजह से इसका पोटेंशियल हो गया वी प्लस, इसका पोटेंशियल हो गया वी माइनस। तो अब अगर कोई बोलता है व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हम नेट चार्ज नहीं बताते हैं। जो पॉइंट मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कैपेसिटर इज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अगर तुम देखोगे कि नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज तो 0 है, इसीलिए चार्ज स्टोरेज डिवाइस नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। जो बोलते हैं कि कैपेसिटर पे क्यू चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट पे क्यू है और नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो अब जो हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ से जो C आएगा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई V। Q तो हमने चार्ज है, ऑन कैपेसिटर है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है V प्लस माइनस V माइनस। ये फिर से हमारा बेसिक अप्रोच है। जनरली जो कैपेसिटर फॉर्म होंगे, दो कंडक्टर होंगे, चार्ज सर वो देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पास पड़ा ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो हेलो। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर लेते हैं। तो दो पैरेलल प्लेट हैं और इनकी स्पेसिंग जो है वो बहुत ही कम है। तो अगर स्पेसिंग बहुत कम है तो ये दोनों जो है इनफाइनाइट के तरह से बिहेव करेंगे। तो अगर मान लो एक को हम प्लस क्यू देते हैं, दूसरे को माइनस क्यू देते हैं, एक को प्लस क्यू दिया, दूसरे को माइनस क्यू दिया, यस सर। तो पोटेंशियल जो है मेजर करना है। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट है, स्पेसिंग इनकी कम है। स्पेसिंग कम है तो हम इनफाइनाइट वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर स्पेसिंग बहुत ही कम है, इसका प्लेट एरिया A है, हम क्या करते हैं, इसको प्लस चार्ज दे देते हैं, प्लस चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पे जो है इसको माइनस चार्ज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू। एक बार बताया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ईच फेस। तो अगर एक को प्लस क्यू देंगे, माइनस क्यू देंगे, तो इधर क्या आएगा, इसके इधर चार्ज 0 0 आएगा। तो इधर फेसेस पे चार्ज 0 होगा, यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो दोनों सरफेस की वजह से होगी। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो इसके वजह से हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस, इसका पोटेंशियल होगा V माइनस। तो dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस है dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डी आर की डायरेक्शन भी यही ले लेते हैं। तो जो dV हो जाएगा, dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर।
इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल है v प्लस, और r इज इक्वल टू d पे पोटेंशियल है v माइनस। तो क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि यहाँ से जो dv का इंटीग्रेशन करेंगे वो हो जाएगा v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब v माइनस माइनस ऑफ v प्लस। माइनस वी प्लस। तो यहाँ पे ये माइनस अगर इधर लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस एडजस्ट होके ऐसा हो जाएगा, v e जो है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा और इधर हो जाएगा dr, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा d। तो v इज इक्वल टू e इंटू डी, ये हम हर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। क्या पॉइंट चार्ज के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे फाइंड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे नॉन यूनिफॉर्म है। क्या लाइन चार्ज की वजह से फाइंड कर सकते हैं? नहीं, वहां पे क्या करना होगा, वहां हमें इंटीग्रेट ही करना होगा। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और सिग्मा इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट इनटू d इज इक्वल टू v। तो q डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू c, और q डिवाइडेड बाय v हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। तो जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आ जाएगा दैट इज a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। तो यहाँ पे Yes, फिर से sir. देखोगे कि ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। c इज इक्वल टू, तो पहला तो ये जो है डेरिवेशन है, तुमको कुछ खास है नहीं, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो इसमें बेकार क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक दो हैं एक्सरसाइज में, जिसमें तुम्हें ये जो है मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा, ये जो है सेंटीमीटर में दिया होगा, मिलीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट तुम्हें पता है। तो बेसिकली इसमें यूनिट कन्वर्जन में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर है 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है 10 टू पावर -4 हो जाएगा। तो ये फैक्टर देख रहे हो वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो है वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर हम प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को कम करते हैं, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को कम करते हैं, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस कम रखना हमारे लिए अच्छा है। तो कहोगे 0 कर देते हैं, तो 0 करने से इनफाइनाइट हो जाएगा ये। तो इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जो भी चार्ज देते जाएंगे वो जो है फ्लो होता जाएगा, अर्थ की तरह से एक्ट करता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। अगर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू, जैसे अगर कैपेसिटेंस Q डिवाइडेड बाई C, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0। मतलब जैसे अर्थ होता है, उसमें कितना भी चार्ज दें या कितना भी चार्ज विड्रॉ करें, उसमें कुछ उसके सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि उसका रेजिस्टर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट, हाँ रेडियस ज्यादा है। जैसे स्फेरिकल, अगर अर्थ को हम स्फेरिकल कैपेसिटर वाले से रिलेट करते हैं तो वहां पे कैपेसिटेंस आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा है तो उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो इनफाइनाइट ले लेता है। हाँ ठीक है। यस सर। तो ये फिर से कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में किसी कैपेसिटर को, प्योर कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, तो कोई भी कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, दोनों प्लेट्स को। यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 है, बट क्या ऐसा होना प्रैक्टिकल है? नहीं है। जो वायर से बने हुए होंगे उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मान लिया ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो अगर हम इस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मानते हैं तो यहाँ से मूव करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 रहेगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V। तो इसके दोनों प्लेट्स जो हैं वो V पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्टेड हैं। तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, इस पर चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू CV। तो ये Q इज इक्वल टू CV, तो ये जो है हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, और इस पे चार्ज हो जाएगा CV। तो अब ये एक्चुअली में हुआ कैसे कि चार्ज फ्लो हुआ होगा, क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था, और अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए। तो डेफिशिएंट क्यों हो गए?
जैसे ही हमने कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, और अट्रैक्ट करके उनको यहाँ से पुल करके वो क्या किया, इस नेगेटिव वाले पे उसने स्टोर कर दिया। मतलब इसने कितने चार्ज का बैटरी ने ट्रांसफर किया, बैटरी ने जो है यहाँ से CV चार्ज पुल करके इधर जो है CV चार्ज स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे CV ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो चार्जेस यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं इस प्लेट से इस प्लेट तक, ऐसे नहीं, वाया बैटरी से होते हुए। ठीक है, तो बैटरी क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए चार्ज यहाँ से पुल करता है और वहां पे डिपॉजिट कर देता है। तो ये यहाँ पे +Q चार्ज होगा और इधर क्या हो जाएगा, -Q चार्ज होगा। तो अब इसमें से हम एनर्जी स्टोर कितनी हुई ये देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन इस केस में, कि यहाँ पे जो भी बैटरी का वर्क डन है वो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, वर्क डन बाय बैटरी कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और चार्ज ट्रांसफर है CV, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू CV स्क्वायर। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर ने जो है एनर्जी स्टोर किया ½ CV स्क्वायर। भाई बैटरी ने तो वर्क किया इतना जूल और कैपेसिटर जो है स्टोर कर पाया इतना ही जूल, बाकी क्या हो गया, बाकी जो है लॉस हो गया। किस फॉर्म में लॉस हो गया, अब जब चार्जिंग में हो रहा है ना, तो जैसे मान लो कि ये चार्ज है 20 कूलम, तो हम ऐसे सोचते हैं कि मान लो बैटरी वर्क कर रहा है और यहाँ पे 10 कूलम चार्ज आ चुका है, तो जो नेक्स्ट 1 कूलम चार्ज आ रहा होगा उसको ये 10 कूलम वाले रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन के अगेंस्ट इस बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है, तो उस रिपल्शन को फेस करने के बाद भी चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी का कुछ लॉस होगा, और वो लॉस किस फॉर्म में अपीयर होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग ऑफ प्लेट। जो प्लेट है कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जैसे ही वायर कनेक्ट करेंगे तुरंत कनेक्ट करेंगे फटाक से जो है कुछ स्पार्क निकलेगा, वो भी क्या है, वो भी लॉसेस हैं। तो इन जनरल जो हमारे लॉसेस होंगे वो 50% लॉस यहाँ पे हो जा रहा है। तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं अगर, कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या हीट लॉस के बराबर होगा। तो यहाँ से हीट लॉस कितना आ जाएगा, CV स्क्वायर इज इक्वल टू ½ CV स्क्वायर प्लस डेल्टा H। तो यहाँ से जो डेल्टा H है वो ½ CV स्क्वायर आएगा, मतलब कि इस प्रोसेस में 50% लॉस हो गया। वो लॉस कहाँ गया, वो लॉस टेम्परेचर राइज करने में चला गया, साउंड के फॉर्म में चला गया, स्पार्क के फॉर्म में चला गया, तो मल्टीपल फॉर्मेट में उस एनर्जी का लॉस हो गया। कैपेसिटर सिर्फ 50% ही स्टोर कर पाया। तो यहाँ से 2 पॉइंट समझना है कि जो है हीट एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन फॉर कैपेसिटर। हाँ बताओ सर, आप जो 20 कूलम का एग्जांपल तो दिए, तो रिपीट करिए थोड़ा। हाँ, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लिया कि ये कैपेसिटर का चार्जिंग चल रहा है, बैटरी से कनेक्ट करने में ये चार्ज हो रहा है और चार्ज अक्वायर कर रहा है 20 कूलम किसी टाइम पे। अब कहोगे कि कनेक्ट करने के कितने देर बाद ये 20 कूलम आएगा, वो टाइम बहुत ही स्मॉल है, बहुत शॉर्ट है, मोमेंटली है, बट फिर भी हम समझने के लिए मान लेते हैं 0 से T सेकेंड लगा। तो चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो 0 से 20 तक पहुंचा होगा। तो 0 से 20 तक पहुंचा होगा, तो मान लो कि जब 0 चार्ज है तो 1-1 कूलम के यूनिट में मान लो कोई रख रहा है, तो 1 कूलम 0 से जब 1 कूलम हुआ तो इस 1 कूलम को कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। दूसरा 1 कूलम आएगा, उसको ये 1 कूलम रिपेल करेगा। जैसे इसका लेमन लैंग्वेज एग्जांपल है, ट्रेन की बोगी खाली है, पहला पैसेंजर पहुंचा, उसको कोई ढकेल नहीं रहा, आराम से वो जाके बैठ गया, 10 लोग उसमें बैठे हुए हैं, अभी 11वां आएगा तो उसको रिपल्शन मिलेगा, अरे यार उधर आगे देख लो उधर खाली होगा, तो उस रेजिस्टेंस के बावजूद भी वो उसी में जाके बैठ रहा है। तो जो वो रिपल्शन है, उस रिपल्शन का वर्क डन क्या हो रहा है, वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। कि जो भी इनकमिंग चार्जेस हैं वो एग्जिस्टिंग चार्जेस का रिपल्शन फेस करते हैं, जिसके वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है कैपेसिटर में। समझे? हाँ सर। यस। तो ये बात समझनी है कि जैसे कोई ऐसे पूछ सकता है, वाइवा वाइवा में पूछ सकता है कि ½ CV स्क्वायर क्यों स्टोर हुआ, बाकी ½ CV स्क्वायर क्या हो गया।
तो बताएंगे कि उस प्रोसेस में जैसे मान लो वायर कभी भी कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो सडनली एक छोटा सा टेम्पररी जो है स्पार्क जनरेट होता है। वो स्पार्क भी क्या है, वो स्पार्क भी लॉस है। प्लेट का टेम्परेचर राइज कर जाता है, डिवाइस का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, वो भी क्या है, हीट लॉस है। तो बहुत सारे लॉसेस इसके होते हैं। अबे कहाँ राजदूत की सवारी कर रहा है इसमें। तो तो ये था एनर्जी। तो इसमें से दो चीजें तुम्हें समझनी है कि कहीं भी वर्क डन बाय बैटरी अगर हमसे पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट लॉस पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी एनर्जी लॉस हुई, क्यों हुई, कितनी स्टोर हुई। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर से बनते हैं, बट बेसिक इक्वेशन हमारा रहेगा सेम। तो आज जो है इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या है, कौन, क्या देवी प्रसाद, कानसुब सुबज, क्या सुनाई दे रहा था बोल तो पूछते। अच्छा अच्छा। तो Q is equal to CV, energy stored half CV square Q square by 2C, parallel plate capacitor epsilon naught A by D, energy stored, charging, heat loss। तो नेक्स्ट केस में हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये क्विकली सीरीज पैरेलल देखेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है तुम्हें, रेशियो याद रहना चाहिए एनर्जी का वोल्टेज का और चार्ज वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट है। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारा आरसी सर्किट क्या होता है सर? आरसी सर्किट में ये सारा जो है हम प्योर कैपेसिटर देख रहे हैं। अब उसमें कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो उसका बिहेवियर डिफरेंट हो अच्छा, जाएगा। तो रजिस्टर कैपेसिटर। हाँ, रजिस्टर कैपेसिटर जो कि एक्चुअल में होता है, हमेशा होगा। हाँ वो तो होता है। हाँ सर। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने 0 लिया है, वो भी नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ वो होता होगा। तो आरसी सर्किट जो है वो मोर क्लोज टू प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि रियल लाइफ में जो एनसीईआरटी में जो कुछ भी वो सब आरसी नहीं है कुछ भी ना। नहीं, एनसीईआरटी में आरसी नहीं है, एनसीईआरटी में आरसी नहीं है, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, सीबीएसई में बस इतना ही सीरीज पैरेलल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। यस चलो भाई, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।